प्रोफेसर मुक्तदार, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप इन अमेरिका की इन शर्तों को किस तरह से देखते हैं? यू मीन ईरान की शर्तों को? जी जी जी, देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान ने, मुझे लगता है कि वो समझ गए हैं हाउ टू नेगोशिएट विद ट्रम्प, एंड उनकी लर्निंग कर्व बढ़ रही है, वो तो साफ जाहिर है। सो फॉर एग्जांपल, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की अब एक ही प्रायोरिटी है, वो है कि हॉर्मुज का खुल जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि क्लेम सम विन ऑन द न्यूक्लियर इशू। तो उन्होंने न्यूक्लियर इशू को पीछे ढकेल दिया एकदम, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज खुल जाता है और कुछ भी नहीं होता, देन ईरान का फ़ायदा है टू सम एक्सटेंट, कि एटलीस्ट प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका के लिए भी प्रेशर ख़त्म हो जाएगा अगर हॉर्मुज खुल जाता है दोनों तरफ से। बट ईरान विल नॉट गेट जो अल्टीमेटली वो चाहता है, जो सैंक्शंस रिलीफ, वो नहीं मिलेगी। और अगर कोई पीस अग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर दोबारा किसी बहाने इजराइल कैन स्टार्ट ए वॉर जिसमें अमेरिका मजबूरन ज्वाइन करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ईरान इज़ होपिंग कि अमेरिका विल से कि नहीं, वी कांट एक्सेप्ट दिस, हमको न्यूक्लियर कुछ, दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, हमने जंग न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से किया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ईरान विल से ठीक है, हम 2 साल के लिए या 5 साल के लिए रुक जाते हैं ऑन एनरिचमेंट, वी विल नॉट गिव अप द राइट टू एनरिच, लेकिन हम सस्पेंड कर सकते हैं 2-3 साल के लिए, और आप अब देन आप हमको सैंक्शंस रिलीव कर दें। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक दे आर ऑल्सो सेइंग कि लेबनान में जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी रुक जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि the Iranians have realized कि they can control the pace of negotiations, अब उनके पास है pace negotiations। और जिस तरह से ओमान में जाकर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हॉर्मुज पे हम कब्ज़ा रखेंगे, हॉर्मुज पे हम फीस कलेक्ट करेंगे और ओमान के साथ शेयर करेंगे, तो उससे दे आर डिवाइडिंग जीसीसी एक कसम से। मतलब अगर आप देख सकते हैं कि ईरान हैज़ नाउ डिवाइडेड जीसीसी, एक तरफ कतर और ओमान हो गए हैं, दूसरे तरफ यूएई और सऊदी अरब हो गए हैं। सो दे हैव सक्सीडेड इन डिवाइडिंग जीसीसी। और ये जो रशिया की विजिट थी, दैट वाज ए स्मार्ट मूव जो उन्होंने किया, कि एक तो ये कि ईरान इज़ नॉट फुल्ली आइसोलेटेड, और ईरान ऐसा मतलब इतना दबाव में नहीं है अमेरिकन प्रेशर के वो नॉर्मल डिप्लोमेसी भी नहीं कर सकता। वो सारी चीज़ों को उन्होंने साइड में कर दिया बाय गोइंग ऑन ए रीजनल ट्रिप। पाकिस्तान भी गए, वहाँ भी गए। मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो प्रोबेबली एन ईरानियन रशियन चाइनीज सजेशन कि आप हॉर्मुज को फ्रंट एंड सेंटर कर दें। उसके बाद वी विल सी कि व्हाट अमेरिका विल डू। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर हॉर्मुज खोल देते हैं, उनके ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिकन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ये न्यूक्लियर ये जो है, वो सिर्फ इजरायली लॉबी है और सिर्फ इजराइल का है वो जो दबाव उन पे। डोनाल्ड ट्रंप शुड बी एबल टू इग्नोर इट अगर वो चाहें तो। मतलब ही कैन से कि मैं जंग कर दिया, तुम्हारे लिए और क्या चाहिए, ही कैन से दिस टू द डोनर्स के पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ मैंने जाके जंग किया है। बट आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क डाला है, कि पाकिस्तान पे प्रेशर जो डाल, एक कोई इब्राहिम रज़ाई नाम के शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने ये बात उठाई है। आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड के पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू कि कुछ ना कुछ होते रहे ताकि पाकिस्तान की सेंट्रलिटी मौजूद रहे। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो पाकिस्तान ईरान पे भी प्रेशर डाल रहा है कि आप कुछ करें, एंड इज़ नॉट प्लेइंग ऑन ईरान्स टाइम टेबल। तो मुझे लगता है कि इससे ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर पड़ जाता है ना, कि हमारा जो मेन नेगोशिएटिंग पार्टनर है, एक तरह से पाकिस्तान हैज़ बिकम ए नेगोशिएटिंग पार्टनर यूएस का। तो बिकॉज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर ईरान से वी विल नॉट टॉक थ्रू पाकिस्तान, फिर वो ओमान के साथ बात कर सकते हैं। आई थिंक दैट वाज वन रीज़न वाई वो पाकिस्तान से ओमान भी गए, कि ये पूछ लेने के अगर वी प्रपोज यू एज एन ऑल्टरनेट लोकेशन, क्या आप रेडी होंगे। और दैट इज़ ऑल्सो सेफर, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है बस वो वहाँ से, तेहरान से मस्कत। तो आई थिंक ईरान इज़ नाउ प्लेइंग, वो आपको याद है
पहले हॉकी जो खेलते थे ध्यानचंद वगैरह जमाने ड्रिबलिंग ज्यादा होती थी। आजकल एस्ट्रोटर्फ पे खाली खटाक खटाक मार के गोल हो जाता है। तो अमेरिका एस्ट्रोटर्फ टाइप हॉकी खेलता है, ईरान ड्रिबलिंग वाली करता है। अब वो बॉल उनके हाथ में है, वो खाली ड्रिबल कर रहे हैं मिडफील्ड में। मुझे ऐसा लगता है कि गेम कहीं जा नहीं रही है। हमारे दर्शक ने इसके लिए एक अलग उदाहरण दिया था। उसने कहा था कि ईरान चेस खेल रहा है और ट्रम्प फुटबॉल। एक्चुअली यहाँ पे एक गवर्नर है फॉर्मर क्रिस क्रिस्टी नाम के, जो न्यू जर्सी के गवर्नर है, और वैसे भी वो हमारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने कहा कि ईरान चेस खेल रहा है और ट्रम्प चेकर्स खेल रहे हैं। तो सो दैट कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो उन्होंने कह दिया कि इनकी काफ़ी स्ट्रैटेजी सताई है। अब काफ़ी पोलिंग हो रही है। एक नई इंक्वायरी शुरू हुई है अमेरिका में कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्रिपेयर नहीं किया था ईरानियन रिटेलिएशन ऑन द बेसिस। तो जो कुवैत पे ईरान का हमला हुआ था इमीडिएटली आफ्टर यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान, वो उसकी प्लानिंग वगैरह के बारे में अब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग, उन पंक्चर हो गए, वैसे हवा उतर गई है उनकी। मतलब वो बोल भी ज़्यादा नहीं रहे। मतलब उनका ये भी कहना कि हम 18 घंटे जाएंगे नहीं बेकार बातें करके, अगर उनको कहना है तो फ़ोन उठा के कर लें। दैट इज़ ऑल्सो ए सिग्नल के ही इज़ विलिंग टू पुट पाकिस्तान ऑल्सो असाइड, के मतलब डायरेक्ट हमसे बात कर लो अगर कुछ सब्सटेंटिव बात करना है। अलबत्ता ये प्रपोजल तो पाकिस्तान के थ्रू ही आया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और अगर मुझे लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी फेस टू फेस डिस्कशंस, मोस्ट लाइकली वो पाकिस्तान में ही होंगे, बिकॉज अब ईरान इज़ नॉट गोइंग टू गो टू जिनीवा या ऐसी कोई वेस्टर्न कंट्री वो जाने वाले नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप देखें तेल की कीमत वापस 108 109 डॉलर हो गई है, और इट इज़ हैविंग द सेम इम्पैक्ट जो पहले था। आपने आई डोंट नो कि आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं कि एक साइड स्टोरी जो चल रही है इस फिल्म में वो है इंडिया की रुपी की, कि जो आरबीआई जो बहुत ही मतलब बाकायदा जंग लड़ रही है। आरबीआई ने रूल्स बदल दिए, लॉज बदल दिए, और काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब डीलिबरलाइजेशन हो रहा है इंडियन करेंसी का। उसके बावजूद आज 94 के ऊपर है, मतलब। और 200 से ज़्यादा शायद बिलियन डॉलर आरबीआई ने इस पे खर्च कर दिया है टू कीप द रुपी अप। लेकिन उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो कंट्रीज कनेक्टेड है टू द गल्फ इकोनॉमी, उन पे क्या असर हो रहा है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके लोगों को बता दूं कि तकरीबन 2.5 लाख भारतवासी वापस आ चुके हैं गल्फ से। सो इंडिया हैज़ लॉस्ट 250,000 जॉब्स के करीब, और उससे थोड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो अपनी पैसे पूरे लेकर आ गए, तो देयर इज अ स्पाइक इन रेमिटेंसेस। लेकिन अब इनके ये 2.5 लाख लोगों के रेमिटेंसेस एक महीने के बाद से नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। और अगर आपको कुवैत का मसला याद है, कुवैत की जंग के बाद जो हुआ था, जो कीमत गिर गई थी कुवैती रियाल की, जिन्होंने जिंदगी भर के पैसे जमा किए थे वो सारे गिर गए थे। इफ इट देवर्स फिर वो वापस नहीं जा सके, सम वेंट बैक। बाकी लोग लोकल जॉब्स भी नहीं किया बिकॉज दे वर जस्ट ट्राइंग टू गो बैक। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो रिपल इफेक्ट्स होने वाले हैं इस जंग के, वो जंग रुकने के बाद भी आप महसूस करेंगे कि इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। बिल्कुल। लेकिन ये तो जंग रुकने के बाद की बात है। जंग रुकने के आसार भी अभी नजर, जंग रुकी हुई है लेकिन पूरी तरह से रुकने की संभावनाएं अभी कम दिख रही हैं। जी, बॉबी साहब, आप अपने को अनम्यूट कर लें। ये क्या कोई खिड़की खोल रहा है ईरान ये शर्तें रखकर? इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से आ सकती है? क्या ट्रंप को अब इन शर्तों पर विचार करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वो बहुत मजबूर और बहुत ही बेसब्र दिख रहे हैं? वो गालिब साहब का एक शेर है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो ट्रंप साहब तो मुश्ताक हुए जा रहे हैं और इधर बेजारी है ईरान में। जी नमस्कार आपके को पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को नमस्कार सलाम।
प्रोफेसर कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही स्मार्ट मूव है ईरान का कि जो डिप्लोमेसी चल रही है या आगे जो कोई पोटेंशियल बातचीत होने वाली है उसका स्कोप नैरो करके खाली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे उस पे फोकस किया जाए। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन इनका ये है कि अम, अम, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो बहुत जल्दी इस जो मैकेनिज्म वो ईरान सोच रहा है, जो फ्रेमवर्क सोच रहा है कि इस तरीके से उसको मैनेज करेगा, अगर उसको इसमें सफलता हासिल हुई तो उसको मालूम है कि कम से कम जो है गिरी सी गिरी हालत में 20 मिलियन बैरल तेल डेली वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। तो उसमें सीधा सीधा कैलकुलेशन जो है वो $1 पर बैरल के हिसाब से आप लगा लीजिए तो करीब करीब महीने का जो है 600 मिलियन हो गया। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशन, ये अगर रेवेन्यू अगर इसका पूरा नहीं तो अगर 50-60% भी अगर ये कलेक्ट कर लेता है तो इट कैन ऑफसेट जो उसकी कैश की रिक्वायरमेंट है और जो उम्मीद कर रहा है कि फौरी तौर पे उसके एसेट्स जो हैं अनफ्रीज कर दिए जाएं। तो उससे इनकम, इस इनकम से उसको अगर उसमें डिले भी होता है अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स में तो उसको ऑफसेट किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो एक 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 ये एक कैलकुलेटेड मूव इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल कंट्रीज ये सारे लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खोल दिया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि जाहिर बात है ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही है। जीसीसी के जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग यूएई एंड सऊदी अरेबिया, उनका एक्सपोर्ट जो है बहुत कम हो गया है, 15-16% रह गया है। सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि उनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है तो वो वहाँ से भेज पा रहे हैं। तो प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का और फोकस जो है, अटेंशन जो है इसी पे है। यूरोपियन कंट्रीज का भी इसी पे है। साउथ एशियन, ईस्ट एशियन अगर जाइंट्स का देखा जाए तो चाइना और साउथ कोरिया, उनकी भी इकोनॉमी जो है इसी से लिंक्ड है और उनको थोड़ा थोड़ा अब दिक्कतें आ रही हैं। साउथ कोरिया को तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जापान को बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चाइना के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा उनके पास उनकी टॉलरेंस लिमिट ज़्यादा है। तो ये एक कैलकुलेटेड मूव है कि आप जो पोटेंशियल नेगोशिएशंस हैं वो एक एक करके सारे इश्यूज को हैंडल किया जाए, बिगिनिंग विथ शुरुआती दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको सब में हर पार्टी को जल्दीबाजी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जल्दीबाजी है। अब दूसरा जो ईरान का जो मूव है वो ये है कि उन्होंने अपने इस आइडिया को एम्पलीफाई करना शुरू किया है अपने एक रीजनल टूर से। वहाँ ओमान जाने का उनका मकसद भी ये था कि भाई गल्फ कंट्रीज में जाके इसको थोड़ा सा सोशलाइज किया जाए, एम्पलीफाई किया जाए इस आइडिया को कि देखिए हम ये ऐसा करना चाहते हैं। रशिया में जो आज मीटिंग है, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे डिटेल में, जो आज हुई है वो मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट हुई है। वो उनकी पहले मीटिंग रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरगची। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को मुश्तबा खुमैनी का एक मैसेज हैंड ओवर किया है। मेरे ख्याल से ये एक डिप्लोमेटिक जार्गन होता है, जब कोई फॉरेन मिनिस्टर किसी हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कि साहब वो प्रेसिडेंट का मैसेज लेके आए इसलिए उनसे मिल रहे हैं। लेकिन वो जो उसके जो विजुअल्स रशियन फॉरेन एजेंसी ने रिलीज किए हैं वो बिल्कुल आमने सामने बैठ के अब्बास अरगची पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ऑप्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। और रशिया ने साफ कह दिया है कि हम ईरान का साथ देंगे। हालांकि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहला उन्होंने नाम ईरान का लिया। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उससे पहले लावरोव ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम अगर रशिया की कोई इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी तो उसमें वो इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि भाई जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगर देखा जाए तो वो ईरान का थोड़ा सा अब बात करना भी उस पर थोड़ा कम कर दिया है और उस पर स्टेटमेंट भी कम दे रहे हैं।
और ट्रुथ सोशल पे भी कम लिख रहे हैं, लेकिन ईरान अब प्रोएक्टिवली डिप्लोमेसी को भी परसू कर रहा है। प्रपोजल भी उन्होंने दिया है अमेरिका को प्रोएक्टिवली, यानी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में वो इस सीज फायर की दौरान उसका फायदा उठा रहा है और प्रोएक्टिवली अपने जो इंटरेस्ट है उनको दुनिया के सामने रख रहा है। जी, लेकिन सवाल एक ये है कि ट्रंप इसको कैसे ले रहे होंगे। उनके जैसा अभी डॉक्टर मुक्तदर ने भी बताया कि उनकी प्रायोरिटी में न्यूक्लियर प्रमुख है, न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट वो चाहते हैं वो सबसे ऊपर है, और ईरान उसको सबसे आखिर में डिस्कस करना चाहता है। क्या इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? ट्रंप क्या सोच रहे होंगे इस 3 शर्तों के आने के बाद? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं प्रोफेसर खान से इत्तेफाक रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक हेडलाइन चाहिए। उनको ये चाहिए कि साहब जंग कैसे खत्म हुई, उसमें अमेरिका ने क्या बड़ा काम कर दिया, ईरान की लीडरशिप डिकैपिटेट कर दी, और जो कुछ थोड़ा बहुत कंसेशन वो ईरान से ले पाए न्यूक्लियर वाले मामले में। देखिए, ये सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का एम्फेसिस न्यूक्लियर में ज़्यादा है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो शुरुआत में एक साइड स्टोरी थी, वो लेकिन एक फंडामेंटल सेंट्रल इशू बन गया है। वो न्यूक्लियर से बड़ा बन गया है क्योंकि उसमें उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी बड़ी पावरफुल ताकतें हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब न्यूक्लियर वाले मामले को अगर मेरा ये मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा पुश किया अमेरिका ने तो ईरान कुछ उसमें ऑफर कर सकता है कि साहब 5-6 साल 7 साल के लिए आप एनरिचमेंट का फ्रीज आप मांग सकते हैं, या जितना JCPOA में था 3.67%, उस पर वो एक एग्रीमेंट हो सकता है। देखिए, ये आप हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ईरान ये सारी चीजें जो है वो पहले कमिट कर चुका है, यानी 3.67% पे ये 60% जो एनरिचमेंट उन्होंने किया है, जिस 441 किलोग्राम, वो JCPO के 1 साल बाद किया, JCPO के कैंसिल होने के 1 साल बाद शुरू किया था। ठीक है, तो उनको मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कैलकुलेटिव उनका गैम्बल है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे डील हुई तो बढ़िया, और अगर न्यूक्लियर वाले मामले में कोई पेच फंसा तो उसमें ईरान ये ऑफर कर सकता है। ईरान ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है। उन्होंने शुरुआत से अपना एक स्टैंड जो है मेंटेन रखा है कि ये हमारा सोवरेन राइट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट सोवरेन राइट है, हम इसको हमेशा के लिए अपने राइट को उसको वेव नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि नेगोशिएशन में ऐसी कोई बात ज़रूर निकल के आएगी जिसमें एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी थोड़ा इज्जत रख ली जाए और ईरान का भी काम बन जाए। देखिए, ईरान को ये समझ में आ गया है मेरे ख्याल से कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो इनकम होगी, डेली इनकम होगी, और वो मैकेनिज्म जो उनका जो पेमेंट का है, वो पेमेंट का मैकेनिज्म पूरा इट इज़ फाइनली इन प्लेस। अब सेंट्रल बैंक को ईरान के पैसा मिलने भी लगा है, तो उनको मालूम है कि ये कैश जो आएगा डेली, वो अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे कोई एग्रीमेंट होता भी है तो उसके बावजूद ये अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स विल टेक मंथ्स, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कैश जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम डे 1 इट कैन स्टार्ट कमिंग इन। जी ओंकारेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो एक स्टालमेंट आ गया है, एक रुकावट आ गई, गतिरोध है इस पूरे मामले में, ट्रंप ने इंडेफिनिट पीरियड के लिए युद्ध विराम कर दिया है, अब युद्ध की गुंजाइश कम दिख रही है, जो संकेत आ रहे हैं वहां नॉर्मलसी फिर से आती दिख रही है, लेकिन क्या ट्रंप को जो एग्जिट चाहिए था वो इन शर्तों के रहते मिल सकता है? क्या ईरान का जो अपर हैंड है वो क्या अब ज्यादा ऐसी स्थिति में है कि ज्यादा निचोड़ सकता है यूएस को, और वो इन शर्तें यही जाहिर करती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी प्लेयर्स हैं वो सभी चाहते हैं कि तुरंत सीज फायर ना हो, ये आगे बढ़े, और आप देखेंगे तो ये बाय एंड लार्ज सबके हित में है।
सबके हित में इसलिए है कि एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, उस पर रिएक्ट करते हुए इजराइल के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम अभी पार्डन नहीं करेंगे इनको, बेंजामिन नेतन्याहू को, प्राइम मिनिस्टर को, जो उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, जिसके लिए खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली कहा था, अपील की थी कि इसको माफ कर दिया जाए। मैं कहता हूं माफ कर दीजिए और उसको वो किया जाए। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वो माफ करने के मूड में नहीं है। तो जाहिर है उनके लिए इमीडिएट इस सीज फायर को खत्म करने का मतलब होगा वहां सिविलियन डायलॉग शुरू होना, पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होना, जो कि अभी मेरा ख्याल है कि वो तैयार नहीं है। तो जब तक प्रेसिडेंट इजराइल के इसमें मीडिएट नहीं करेंगे, दोनों पार्टियों के अपोजिशन और उनके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट के डिनर में आपने देखा वहां पे भगदड़ हुई, पीछे फायरिंग की घटनाएं हुई और उसको लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सिक्योरिटी पर सवाल है। इन दोनों वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को वहां सिक्योरिटी उठा के ले जा रही है, तब भी कुछ एक लोग बैठे हुए हैं टेबल पे, वो अनडिस्टर्ब्ड हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। और पहले क्यों वाइस प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, फिर प्रेसिडेंट को, बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक तरह का वहां भी ये है कि, और सवाल वहां जो जर्नलिस्ट ने पूछा था वो डायरेक्टली एप्स्टीन की फाइल से रिलेटेड सवाल पूछा और उसपे ट्रंप ने कहा कि आई एम नॉट ए रेपिस्ट, आई एम नॉट ए पीडोफिल और सो एंड सो। तो ये ईरान से ज्यादा बड़ा मसला उनके लिए ये है। तो वो भी वहां भले ही अमेरिकन सोल्जर्स 10,000 से ज्यादा तैनात हैं, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, 3 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 17 से ज्यादा शिप्स लगे हुए हैं। और अभी और भी खबर है कि और भी जो इनके जो मालवाहक जो विमान हैं उनके जरिए काफी सामान और भेजा जा रहा है मिडिल ईस्ट में। तो वो अभी तुरंत युद्ध खत्म करने की स्थिति वो भी नहीं मान के चल रहे हैं। ये शर्तें और एनरिचमेंट और यूरेनियम तो डस्ट तक आ पहुंचा है ना, बात तो डस्ट तक आई कि भाई यूरेनियम ना सही उसका डस्ट मिले। और डस्ट कैसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि हमने फोर्ड की पहाड़ियों पर या उसको नातांज की पहाड़ियों पे जो बॉम्ब गिराया था वो तो सब उसमें खत्म हो गया, तो उसका जो डस्ट है वही दे दीजिए। और फिर इंटरनेशनल उसमें सोशल मीडिया में वो बातें आई कि अमेरिका इज रेडी टू गिव ए फ्यूज 20 बिलियन। हालांकि अमेरिका ने उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि हम कुछ देने को तैयार हैं। तो ये बातें यहां तक आई हैं। अब आप ये समझिए कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आज भी चाइना और रशिया हैं और बार बार अगराची वहां आज मॉस्को पहुंच के भी कह रहे हैं कि हमारा जो चाइना रशिया ईरान का वो है हमारा पैक्ट है वो इंटैक्ट है और हम मिलके काम कर रहे हैं। और अब उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पहले से स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिलेशंस भी हैं और उसमें हम तो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये वही रिलेशन जो ईरान पर अटैक से पहले वहां पर आपने देखा कि जो मैरीटाइम जो मैरीटाइम बेल्ट की स्थापना इन्होंने की थी और नवल एक्सरसाइज साथ साथ तीनों कंट्री ने किया था। तो अगराची भी उसको वहां से उठा के और बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भी जिस समय ईरान के प्रेसिडेंट थे मौजूद, उसके पहले भी जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया था वहां पर और ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग एटसेट्रा वगैरह की बातें हो रही थी। अब ये बातें खुल के स्टैब्लिश हो रही हैं कि तीनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट है बाकायदा। ऐसी हालात में रशिया इमीडिएटली और वाया पाकिस्तान वाया ओमान इस डील को होने देगा ये लगता नहीं है जब तक उसकी, और उसने रशियन स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली कहा है कि वी आर हियर टू ऑफर आवर गुडविल एंड आवर सर्विसेज, गुडविल सर्विसेज। तो ये गुडविल सर्विसेज जब तक वो ऑफर नहीं करेंगे, मीनवाइल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चाइना विजिट कर रहे हैं और चाइना जाके वहां चाइना के एक डॉक्टर को सितारा पाकिस्तान दे रहे हैं वहां अवार्ड जो, तो वो अपना बनाने की कोशिश में है। इन सभी के बीच में नाइदर प्रेसिडेंट ट्रंप नॉर बेंजामिन नेतन्याहू वुड लाइक टू फिनिश द वॉर और इमीडिएटली गो फॉर सीज फायर।
इसीलिए लेबनान पे भी जो अटैक हो रहा है, हालांकि लेबनान और हिजबुल्लाह में थोड़े से और डिफरेंसेस सामने आए हैं। जब लेबनान ने हिजबुल्लाह को कहा कि भाई हम पीस टॉक कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप इसके बगैर पीस टॉक कर नहीं सकते जब तक ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ना हो। ये सारी सिचुएशंस है, तो मुझे लगता है थोड़ा और अभी खींचेगा, और उसका प्रेशर जो है अदर कंट्रीज पर जब पड़ेगा, ईरान अभी भी ठीक है कि उसको थोड़ी मुश्किलें हुई हैं इनके ब्लॉकेड लगाने से अमेरिका से, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब उन कंट्रीज पे फर्क पड़ रहा है जो चाहते हैं कि ब्लॉकेड खुले, दूसरे कंट्रीज पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो वो कंट्रीज अमेरिका पे और प्रेशर बनाएंगी, और तब ये जाके डील कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए ईरान का ये जो कंडीशन है कि अब ये अगर सीज फायर हो तो लंबे समय तक के लिए हो, या फिर अमेरिका दोबारा अटैक ना करे उस तरह का हो, और वो जो उसकी शर्तें हैं। न्यूक्लियर पे तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान झुकने वाला है, और इसमें लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल ये लोग किसी तरह कह देंगे कि न्यूक्लियर तो हमने खत्म कर दिया जी, और सब हम आ गए, और देखो उन्होंने ईरान ने जो हॉर्मुज बंद किया था मैंने खुलवा दिया, और अपनी सेनाएं लेके ये थोड़ा वापस आ जाएं। ये हो सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी मुझे जल्दी में होता हुआ दिखता नहीं है जी। जी प्रोफेसर मुक्तदर, क्या आपको लगता नहीं कि ट्रंप दोनों सूरतों में फंसे हुए हैं? वो इधर करते हैं तो मुश्किल, अगर शर्तों को मानते हैं तो मुश्किल, नहीं मानते हैं तो ये बातचीत रुकी रहेगी, कुछ फैसला होगा नहीं। आपने बताया तेल के दाम बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं जर्मन चांसलर का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये एग्जिट तो और भी उल्टा पड़ रहा है, जिस तरह का एग्जिट दिख रहा है उसमें और भी नुकसान होने की संभावना है। जी मर्ज के बयान पे तो लोग काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान टर्न्ड आउट टू बी स्ट्रॉन्गर देन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस पे लोग बहुत, देखिए मतलब जो भारतीय सड़क पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो पाकिस्तान में उसको यूतिया कहते हैं, तो वो इज़राइल ने बहुत सालों से इनको बना रखा है। आप मतलब ये जो लीडर्स हैं, देखिए जैसा कि इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं तो अगर वो शर्त लगा दें तो एटलीस्ट 25 करोड़ लोग ज़मीन पे लेट जाएंगे सिजदा करते हुए उनको। लेकिन वेस्टर्न कोई ऐसा लीडर ऐसा डिमांड करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सब उनके ऊपर हंसेंगे, दिन रात मजाक उड़ाया जाएगा। दे मे वोट फॉर हिम बिकॉज ही इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इस तरह का जब अमेरिकन वेस्टर्न लीडर्स में वो मतलब सुप्रीम पावर टाइप चीज़ नहीं होती इनके पास, तो जो पैसे वाले लोग रहते हैं उनके सामने ये बहुत झुक जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी मैंने कभी कोई रिच मुसलमान बिजनेसमैन को या किसी डॉक्टर को किसी पॉलिटिशियन के साथ मिला है, वो फौरन ऐसा उसके सामने झुक जाते हैं $4,000 के लिए, दैट इज़ द लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट और लोकल, उसके लिए उनको चाहिए पैसे इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये जो यूरोपियन लीडर्स वगैरह है, ये थोड़े बहुत प्रो इजरायली बिलियनर से पैसे ले लेते हैं एंड देन दे डू एग्जैक्टली व्हाट इजराइल वांट्स, क्योंकि जो दूसरी साइड जो है प्रो इजराइल लॉबी, उनके नाम पब्लिक सपोर्ट है लेकिन पैसा वैसा नहीं है उनके पास, और जो पैसा है वो गल्फ में है और आपने देख लिया वो कैसा खर्च करते हैं। तो ये मर्ज ने भी, मुझे लगता है इन्होंने इजराइल की बेसिकली कूलेड पी ली है, और फिर उनको अब हैरत हो रही कि ईरान इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इजराइल टोल्ड देम। ये नहीं कहा उसने, बेसिकली ईरान हैज टर्न्ड आउट टू बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इजराइल टोल्ड अस, एंड द वॉर ऐसा चली जैसा इजराइल ने कहा था वैसा नहीं चली, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन वो अब हैरतअंगेज ये भी है कि अमेरिका फंस गया है क्योंकि देयर इज नो एग्जिट। देखिए अगर कुछ नहीं होता, अगर आइंदा 4 दिन, तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? मतलब क्या वो फिर जंग शुरू कर देंगे? आपने एक चीज़ गौर किया है कि यूएई का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उसको मॉडिफाई करने के लिए एक कुछ सुना कि कुछ 100 के करीब और जहाज, एयर फाइटर जेट्स वो यूएई को भेज रहे हैं टू कन्विंस द अरब्स दैट नो 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 वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि अरब्स का तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना अमेरिका पे। तो मुझे लगता है कि ही हैज़ रियलाइज फाइनली
कि मैं अपने एलाइज पूरे गल्फ में लूज कर रहा हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट्स, और मुझे लगता है कि प्राइवेटली उन्होंने जैरेड कुशनर को भी कह दिया कि हम आपकी कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट डिफेंडिंग अस। जो बार्गेन था, धोखा तो दे दिया ना इन्होंने अरब्स को। तो मुझे लगता है कि जो जो पर्सनल प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम द अरब सेइंग हम आपके बेटे के दामाद की कंपनीज में पैसे नहीं देंगे, उसके बेसिस पे ही डज नॉट वांट टू स्टार्ट अनदर वॉर विद ईरान, क्योंकि उनको पता है कि अब ईरान इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। वो मतलब ही विल शूट सम मिसाइल्स एट इजराइल, और बाकी का ये यूएई पे ही कॉन्सेंट्रेट होगा। यूएई, और अब तो ईरान ने तो स्पेसिफिक टारगेट्स भी दे दिए। यूएई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब है, $30 बिलियन, उसको वो फ्लैट करने की प्रॉमिस की है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये मिलिट्री ऑप्शन खत्म हो गया है, तो अब है क्या इनके पास ऑप्शन? सैंक्शंस रिलीफ, उसकी ज्यादा बात ही नहीं हो रही। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि मुझे लगता है कि वो नेगोशिएशंस में बात आ रही है, लेकिन आप गौर करें बाद में सैंक्शंस रिलीफ की उतनी बात नहीं आ रही जितना हॉर्मूज और न्यूक्लियर की ही इश्यूज आ रहे हैं, या लेबनान का इशू आ रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि ईरान अल्टीमेटली वांट्स सैंक्शंस रिलीफ। ये जो ईरान के अमेरिका में जो प्रॉक्सीज है, जैसे कि ट्रीटा पारसी है, वली नसर है, ये लोग कह रहे हैं कि ईरान का अल्टीमेट गोल ये है कि वो यूएन सैंक्शंस, यूएन के जो रेजोल्यूशंस है वो, और जो और इकोनॉमिक जो सैंक्शंस है वो ख़त्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो दैट विल बी द फाइनल पीस, जहाँ पे अमेरिका ईरान के सैंक्शंस ख़त्म कर देगा और ईरान कुछ 5-10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर देगा। आई थिंक दैट इज़ द डील। और उसके बाद यूएस के कई डिमांड्स होंगे कि भाई वी वांट टू एग्जामिन, हमको कैसा पता चले कि आपने बंद कर दिया है। सो दे विल डिमांड के IAEA के इंस्पेक्टर्स आए वगैरह। वो तो वील गो बैक टू द JCPOA टाइप नेगोशिएशंस। बट जो डोमेस्टिक जो पांडे जी जो कह रहे थे कि जो प्रेशर जो डोमेस्टिक पड़ रहा है वो बहुत बढ़ रहा है डोमेस्टिकली, नॉट जस्ट ऑयल की वजह से भी बट जॉब्स की वजह से भी। जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, जो नए कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब्स बराबर नहीं मिल रहे हैं। और इट इज़ बिकमिंग वेरी क्लियर कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी हार रही है, इंक्लूडिंग इन डार्क रेड स्टेट जैसा टेक्सास में भी वो हार रहे हैं। तो एक किस्म से रिपब्लिकन पार्टी में काफ़ी डर बैठ गया है, और एक एहसास ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप केयर नहीं करते कि रिपब्लिकन पार्टी ख़त्म भी हो गई, ही डजंट केयर। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उनकी फैमिली ने टोटली $9 बिलियन उनके एसेट्स बढ़ गए। खुद डोनाल्ड ट्रंप के $5 बिलियन से ज़्यादा एसेट्स बढ़ गए हैं। तो ये इससे पब्लिक में ये बात आते जा रही है कि ये मतलब अब रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट है, सिर्फ पैसे बनाने में लग रही है। तो उससे मुझे लगता है कि जो अगर आप किसी जंग सिचुएशन में है, जो कोहेरेंस होनी चाहिए वो कोहेरेंस नहीं रही अमेरिकन कैबिनेट में या अमेरिका के नेगोशिएशंस में। बिल्कुल रैंडम, इट इज़ लाइक के वेल थॉट आउट प्लान नज़र नहीं आ रहा, जैसा ईरानियंस आर शोइंग के दे हैव ए वेल थॉट आउट प्लान। उनके नेगोशिएशंस के भी प्लान है, रिटेलिएशन के भी प्लान है। बस एक चीज़ जो ईरानियंस आई थिंक डिडंट एक्सपेक्ट वाज कि डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। वहाँ पे वो मुझे लगता है कि उनको वो गूगली मिस कर दिए, दे डिडंट रीड एंड दे आर आल्सो स्क्रैम्बलिंग टू एडजस्ट टू दैट। और ये बात बिल्कुल एक नई चीज़ शुरू हुई कि ऑयल क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सक रहा, अब वो बंद कर देना पड़ेगा उनको प्रोडक्शन, नॉट जस्ट ईरानियंस, बाकी सबको। अब स्टोरेज की भी जगह नहीं रही है उनके पास। और ये उतना आसान नहीं है कि ये नल बंद करके खोल दें। इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ग्लोबल क्राइसिस इन इकोनॉमीज के लिए भी, और जो मतलब बाकी के जो अनरिलेटेड कंट्रीज हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये बंद कर दिए प्रोडक्शन। सो सप्लाई तो छोड़ें, आप प्रोडक्शन भी अगर बंद हो गया तो देन वी आर इन रियल सीरियस ट्रबल। जी जी। तो बॉबी साहब, अंत में मैं ये समझना चाहता हूँ कि
ईरान ने अपनी शर्तें तो रख दी, लेकिन जैसा बताया कि ईरान का भी अपना प्रॉब्लम है, भले ही वो इस तरह से पेश आ रहा हो कि जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जो तेल का मसला है, ये बताया जा रहा है कि उसके पास तेल रखने के लिए जगह नहीं और वो बंद कर नहीं सकता प्रोडक्शन, तेल बेच पा नहीं रहा है, तो ये भी समस्या है। और जो अर्निंग है वो तो बंद हो ही गई है। तो क्या कहीं आपको लगता है, या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश मीडिएशन के लिए आने वाले हैं, ओमान, तुर्की, मिस्र, कतर या कोई और? पाकिस्तान जितना कर सकता था, और पाकिस्तान में के बारे में इस स्टेटमेंट के बाद अब पाकिस्तान बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं रह गया। देखिए, ये सब डिप्लोमेसी की जो कोशिशें चल रही हैं वो तो बराबर चल ही रही हैं। आज भी स्टीव विटकॉफ की बात हुई इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से, और दूसरी लेवल पे जो है बातचीत इधर उधर से चल रही है। लेकिन इन सब में जो खास जो मेन यहाँ पे इशू है, देखिए जो ईरान ने जो डिमांड्स रखी हैं उनको आने वाले कुछ घंटों में अभी व्हाइट हाउस में एक सिचुएशन रूम में मीटिंग होनी है, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि साहब ईरान की डिमांड्स को डिस्कस किया जाएगा। देखिए, अब कुल मिला के मुद्दा वही रह गया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किस मैकेनिज्म के तहत खोला जाए, ये अलाउ किया जाए, सब की ब्लॉकेड हम हटा लें और उसके बाद ईरान किस मैकेनिज्म के तहत उसको खोले जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और वो एक एक्सेप्टेबल हो। या हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी तौर पे कुछ ईरान को टोल वसूल करने का के लिए तैयार हो जाए, कि कोई ना कोई एक मैकेनिज्म जो है वो ऐसा ईरान चाहता है कि भाई हम अपना इस पे लेवरेज जो है बरकरार रखेंगे और इस पे टोल वसूल करते रहेंगे। अब सवाल वहीं उठेगा कि भाई ये जो नई जो कॉस्ट आएगी उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्या ये सप्लाई चेन में एब्जॉर्ब होगी या ऑयल के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो करेंगे? तो आने वाले घंटों में हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का और अमेरिका का इसमें स्टैंड क्या है, ईरान की डिमांड्स पे क्या है। क्योंकि ईरान ने अब बहुत क्लियरली जो है अपनी पेशकश, अपनी डिमांड जो है उनको सामने रख दिया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब फैसला लेना है कि भाई आगे क्या है। उनका कहना है कि ईरान का साफ कहना है कि भाई ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं। जहां तक न्यूक्लियर इशू की बात है, न्यूक्लियर इशू पे जाहिर बात है कि खाली अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये मामला इतना एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। IAEA एक वैली कह चुका है कि देखिए हम न्यूक्लियर मामले में जो कोई भी डिस्कशन होगा तो उसमें हम शामिल होना चाहेंगे शुरुआत से। अमेरिका दूसरा, ईरान को अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे से न्यूक्लियर वाले मामले में। तो ये मामला जो है इस्लामाबाद में डिस्कस नहीं हो सकता। तो ईरान का बिल्कुल सही एक स्टैंड है कि भाई न्यूक्लियर वाले मामले को साइड में रख के उसको आप बाद में डिस्कस करिए, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसको खोलने की बात करिए। तो ये अब इसमें लेकिन क्या आपको लगता है कि लेबनान का मसला भी इसमें एक मुश्किल खड़ी करेगा? देखिए, जो लेबनान और इजराइल का मामला जो है, जो आज जो 14 लोग मारे गए हैं इजरायली अटैक्स में, वो जाहिर बात है कि थोड़ा सा एक एस्केलेशन है और एक पहला बड़ा वायलेशन है सीज फायर का, जब से इनकी लेबनान और इजराइल की बातचीत शुरू हुई और जब से सीज फायर शुरू हुआ है। तो ये अगर ये क्लैशेस इंटेंसिफाई हुई तो ये इसमें मेरे ख्याल से अमेरिका को और ईरान दोनों को इंटरवीन करना पड़ेगा और ये मामला फंस सकता है। लेकिन अगर एक ब्रॉड एग्रीमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हो गया, प्रोवाइडेड, मैं अभी प्रोवाइडेड इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इसमें जो GCC कंट्रीज हैं वो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कितना एक्सेप्टेबल होगा ईरान का कंटिन्यूड कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। आई मीन नॉट दैट दे हैव अ से एट दिस मोमेंट, दे कांट डू एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये कि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भाई उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होए। दूसरा, मैं एक अभी जो तेल के कुओं के बारे में जो बात हो रही थी, देखिए कोई भी ये जो एनर्जी जो इंडस्ट्री है वो ये नहीं चाहती कि किसी भी कंट्री का तेल का कुआं जो है वो बंद हो,
क्योंकि ये बात सही है कि अगर तेल का कुआं एक बार कहीं पे भी बंद होगा तो उसको फिर दोबारा खोलने में महीनों लग जाते हैं, और इसका मतलब कि वो शॉर्टफॉल जो है वो एक काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इसका अगर ये तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, और जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जीसीसी की स्टोरेज कैपेसिटी, ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग जो है बिल्कुल फुल होने के कागार पे है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत इसमें स्कोप रहता है। जैसे सऊदी अरेबिया के पास वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, ईरान भी बाई रोड तेल कुछ ट्रांसपोर्ट कर सकता है इधर उधर से, पाकिस्तान बॉर्डर है, उधर कैस्पियन सी है। तो ऐसा नहीं है कि तेल के कुएं बंद होंगे, लेकिन वो खतरा जरूर बना हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अभी अगले कुछ घंटों में, प्रोवाइडेड डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा इसमें सीरियसली इस पे विचार करें, तो ऐसा लगता है कि वो ब्लॉकेड हटाने के लिए मुझे लगता है तैयार हो जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले घंटों में इसका अनाउंसमेंट हो जाए, और अगर ब्लॉकेड हट गया तो फिर ये ट्रैफिक दोबारा शुरू हो जाएगा, और फिर नेगोशिएशंस, जो फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं या दूसरे चैनल्स के थ्रू आ रही हैं, उसमें ये कोशिशें की जा रही हैं कि एक परमानेंट ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें परमानेंट सीजफायर हो, वॉर खत्म हो जाए, और एक जो सब्सटैंशियल इश्यूज हैं उसमें बाकायदा फिर फुल नेगोशिएशन शुरू हो। जी जी, तो ओंकारेश्वर जी, क्या आपको भी लग रहा है कि अगले 24-48 घंटों में कुछ एक ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है अमेरिका की तरफ से, जैसे हुर्मुज के ब्लॉकेट को हटाने जैसा, जो रास्ता खोलेगा आगे की बातचीत के लिए, आगे के समझौते के लिए? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी फिर ये इंडिकेट किया है कि वो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बातचीत करेंगे, और उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो है वो ईरान को बात करनी है तो वो चाहे तो फोन लगा ले, वो कभी भी फोन कर सकता है। तो ये दोनों बातें उन्होंने कही हैं। ये निश्चित रूप से है कि वो ह्यूज प्रेशर में है, पेंटागन के प्रेशर में है, क्योंकि पेंटागन लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सीरीज ऑफ ऑफिसर्स जो हैं पेंटागन से हटाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रंप और उनके करीबी लोग हैं उनकी ये शिकायत है कि वो कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं लेके आ रहे हैं, या ऐसा सिक्योरिटी दबाव नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ईरान जो है वो झुक जाए और वो पूरी तरह हो। आप जानते हैं, इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अमेरिका वहां से पीछे हटे, और जब इन्होंने ये फैसला सुनाया था सीज फायर का, जिस समय 10 दिनों के लिए, उस समय भी उनकी कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर डायरेक्टली उनको फोन कॉल करके सुना दिया गया था। आज भी इजराइल पर भी उतना ही प्रेशर है। इजराइल ने डायरेक्टली इसको हैंडल करने की कोशिश की, डिप्लोमेसी को, कूटनीति को, और उन्होंने थोड़ी तल्ख भाषा में शायद कहा यूरोप को कि भाई, इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग अस देन योर आइडेंटिटी विल बी फिनिश्ड। इस तरह के कुछ भाषा थी जिसपे इमीडिएटली कई यूरोपियन कंट्रीज ने रिएक्ट किया है, और एडवर्सली रिएक्ट किया है। आपने देखा है स्पेन को, बेल्जियम को, पहले फ्रांस जो है अपने एयर स्पेस को देने से मना कर चुका है। तो कम से कम 3-4 कंट्रीज हैं जो खुल के साथ आई हैं। अमेरिका में भी जो पहले जो इजराइल के प्रति एक जनमानस था या एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, अब वहां भी कहीं ना कहीं एक तरह से बर्डन माना जाने लगा है कि भाई ये इजराइल बर्डन है। इसीलिए बीच में अभी तो दोबारा इन्होंने सीज फायर वायलेट किया, लेकिन इसके पहले जब सीज फायर वायलेट किया था और ईरान ने जब उस पर रिएक्ट किया था, तो आपको याद हुआ अमेरिका ने साफ साफ कहा था, ट्रंप ने, कि एनफ इज एनफ, अब दोबारा इस पे हमले नहीं होना चाहिए, और मैंने डायरेक्टली उनको कहा है कि अब वो लेबनान पे हमले नहीं करें। उसी के बाद इस्लामाबाद बातचीत हुई है, लेकिन फिर ये जो अटैक हुआ है, इससे ये लगता है कि अभी थोड़ा और खींचेगा, और जो कुछ भी होगा उसमें ट्रंप की डायरेक्ट भूमिका होगी, और तभी वो किसी चीज को मानेंगे। क्योंकि वहां भी दिक्कतें ये हैं कि वो अपने बाकी लोगों पे कितना भरोसा करें, वाइस प्रेसिडेंट पे कितना भरोसा करें, और वो क्या डील होगी, कहाँ होगी। इस दरमियान ये जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं मॉस्को में और अदर जगहों पे, मुझे लगता है कि अभी
इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ज्यादा से ज्यादा देखिए, ईरान ने जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको निकालने के और भी रास्ते हैं। जो ओमान के रास्ते से उसने दूसरा साइड का जो ट्रैक खोला हुआ है, वो उससे सप्लाईज कई हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो ब्लॉकेड एक तरफ है, दूसरी तरफ अलग से रास्ता भी निकाला गया है जिससे कुछ एक जहाजों का आवागमन हो रहा है। तो उसको इतनी जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी किसको होगी? जो सबसे बड़ा बायर है, चाइना है, उसको होगी। लेकिन चाइना भी चाहता है कि अभी ये फैसला थोड़ा ठीक से हो जाए, क्योंकि कहीं भी उसके जहाजों को रोकने की खबर नहीं आई है। जो 2 शिप्स पे कब्जे हुए वो ईरान के चले हुए या उसके थे, और वो थोड़ा बहुत दोनों साइड से हो रहा है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जब तक रशिया से लौटने के बाद अब उनका जो व्यू आएगा, ईरान उस पे कायम रहेगा। इसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट कहना चाहेंगे तो वो हो सकता है कि सीज फायर थोड़ा और एक्सटेंड करने की बात हो, और उसके बाद चीजें आएंगी कोई फ्रेमवर्क बनाने की, कि वी हैव डिसाइडेड टू हैव सम फ्रेमवर्क। उसमें फ्रेमवर्क में आगे न्यूक्लियर का मसला और बाकी मसले चलते रहेंगे। इमीडिएट तो कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई कुछ और ऐड करना चाहें तो प्रोफेसर मुफ्तीदर जी। बात ऐड करना चाह रहा था कि इस सारे नेगोशिएशंस में एक बहुत ही बड़ा सुराख है, और वो सुराख इजराइल है। कि क्या मतलब, लेट्स अग्री के अग्रीमेंट हो जाता है अमेरिका का, दस्तखतें भी हो जाती है, फोटो ऑप भी हो जाता है, विल इजराइल ओबे? मतलब लाइक हु विल बेल द कैट बोले, ऐसी बात हो गई है कि यहाँ पर वैग द डॉग टेल वैग्स द डॉग वाली बात है। तो कि अगर जो अग्रीमेंट हो, देखिए आप किसी वो भी काम तो ट्रम्प को ही करना पड़ेगा। ट्रम्प कर ही नहीं सक रहे हैं। देखिए गाजा में अभी भी वायलेंस चल रहा है। इट इज सपोज टू बी ए सीज फायर। लेबनान में भी सीज फायर नहीं हो रहा है। तो इनकी जो डिमांड्स है ना, कि वो नेगोशिएट नहीं कर रहे। वो आपसे जब नेगोशिएट करने आते ही इजराइल, वो आपसे पूछते हैं कि हम आपको मार देंगे, हम मारना छोड़ देंगे अगर आप खुदकुशी कर लें। आई मीन दिस इज द पोजीशन ना, कि कमिट सुइसाइड और वी विल किल यू। तो ये जो पोजीशन है इजराइल की, विद हिजबुल्लाह को ले लें या किसी चीज को ले लें, तो एंड दे विल नेवर चेंज दैट पोजीशन। ये जो चीज है कि परमानेंटली, तो उसमें देयर हैज टू बी, ईरान को चाहिए कि वो मल्टीनेशनल करें, कि जो यूरोपियन मुल्कों को, चाइना को, जैसा P5+1 हुआ था ना, जो JCPOA है, तो उसमें कम अप विद सर्टेन सैंक्शंस, कि अगर इजराइल वायलेट करता है अमेरिकन एग्रीमेंट, देन देयर शुड बी सम सैंक्शंस अगेंस्ट इजराइल, कॉन्सिक्वेंस होनी चाहिए। वो अभी तक किसी भी सूरत में वो नजर नहीं आ रही है। एंड आई थिंक अमेरिका कैन नॉट कंट्रोल इजराइल। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो ईरान की तरफ से ये सारी चीजें रखी जाएंगी। अभी तो बुनियादी चीज ईरान ने रख दी है कि यहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो ये 3 काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।